अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हमारा लेक्चर 2 है इंडियन पॉलिटी बाइलिंगुअल सीरीज का। टारगेट कर रहे हैं यूके पीसीएस 2026 एंड यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए। पिछली वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर कवर किया। उसमें हमने देखा कि कैसे जो इवोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन तक का जो सफर था वो कैसे रहा। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, तब हमने देखा था कि जब ब्रिटिश आए थे उनके जो एक्ट्स थे, जो चार्टर एक्ट्स वो लाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए थे, उन्होंने कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक के सफर को तय किया, क्योंकि वहां से यहाँ तक आने का रास्ता इन्हीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो एक्ट्स हैं उनके थ्रू होता है। ठीक है, तो होता क्या था कि हमने देखा था कि भाई दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। एक तो हमने देखा था कि कंपनी रूल, दूसरा हमने देखा क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल। कंपनी रूल में हमने देखा कि भाई देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1857 तक हमने ये क्या देखा कि क्राउन रूल देखा। इसके बाद 1858 के एक्ट के बाद क्या हो जाता है, जो ये कंपनी रूल यानी जो कंपनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये खत्म हो जाती है, और जो कंपनी की जो भी टेरिटरीज थी इंडिया में वो ब्रिटिश क्राउन के पास हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और फिर वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के क्या चलते हैं, लॉज एक्ट्स वगैरह चलते हैं। ठीक है, तो 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल चलता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। ठीक है, इंडिया ने सेपोई म्यूटिनी जैसी दिक्कतें भी झेली। सेपोई म्यूटिनी इंडिया ने नहीं बट ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, इंडिया में रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये सेपोई म्यूटिनी यानी 1857 की क्रांति से ब्रिटिशर्स डर गए थे कि कहीं आने वाले टाइम पे ऐसी क्रांति ना हो, इसलिए वो क्या करना चाहते थे, इन चीज़ों को संभल कर अपने रूल को करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इंडियंस को राइट्स भी देने शुरू किए, इंडियन के लिए नई नई, बट उनके अंदर ही क्या रहता था कि इंडियंस को सभ्य बनाना है, इंडियंस को जो कि बोलते थे कि ये वाइट मैंस बर्डन है। ठीक है, अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है इसका जो इवोल्यूशन होता है, सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय इस आइडिया को प्रपोज करते कि भाई अगर हमारा संविधान होना चाहिए, अगर एक भारत कभी आज़ाद होगा उसका जो संविधान होगा तो उसके संविधान के लिए एक संविधान सभा आवश्यक है। तो इस संविधान सभा का जो विचार देते हैं एम एन रॉय देते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, पहले पहले स्टार्टिंग में अपनी आइडियोलॉजी में रेडिकल थे, धीरे धीरे अपनी आइडियोलॉजी चेंज करते हैं। फिर क्या होता है कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती है कि भाई हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसकी असेंबली होनी चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि भाई एक इलेक्टेड यानी जिसमें क्या हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू यानी वयस्क मताधिकार के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिसमें लोग क्या हो, वयस्क मताधिकार के बेसिस पे इलेक्ट होकर यहाँ पे इस सभा में आए। फिर ऐसी 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है। ऑगस्ट ऑफर में काफ़ी हद तक हमें जो राजी थी, जो रजामंदी थी कि हाँ भाई इनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो हो चुकी थी। शर्त ये थी कि भाई जो उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 में स्टार्ट हो गया था, 42 तक चला, बट इस वर्ल्ड वॉर में क्या होना था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें सैनिकों की आवश्यकता थी। इंडियन आर्मी, जो इंडिया की आर्मी थी जो ब्रिटिश में ब्रिटिश आर्मी में एम्प्लॉयड थी, तो उनकी ज़रूरत थी। तो इसके लिए उन्हें यहाँ पे हामी भरनी पड़ी कि भाई तुम्हारे लिए हम संविधान सभा, तुम्हारे लिए हम ऐसे प्लान लेके आएंगे जिसमें तुम संविधान सभा बना सकते हो अपनी। फिर 1940 के बाद क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है, यानी क्रिप्स मिशन आता है। इस क्रिप्स मिशन में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स की अध्यक्षता में ये मिशन क्या होता है, इंडिया में लाया जाता है। बट ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसे पास नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम लीग चाहती थी, वो चाहती थी कि भाई जब दो नेशन बनने हैं, दो कंट्री बननी है, तो दो डोमिनियंस के लिए क्या होने चाहिए, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो इस वजह से ऐसा तो हो नहीं पाया क्रिप्स में। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में भी प्लान लाया जाता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक प्लान लाया जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग्स को मनाने के लिए, मुस्लिम लीग्स को मानने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन डाले गए थे कि तुम क्या कर सकते हो। तो तुम उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोविजन डाले थे जिससे वो क्या करने लगे, हामी वगैरह भरने लग गए थे। फिर कैबिनेट मिशन
1946 में कहते हैं कि भाई चलो अब तुम क्या कर लो, अपनी संविधान सभा बना लो। मुस्लिम लीग भी उसमें रेडी हो गई थी। ठीक है, अब देखो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, इलेक्शन होते हैं, 389 मेंबर बनते हैं। ठीक है, 389 में से जो 296 थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे। ब्रिटिश इंडिया यानी जो ईआईसी कंपनीज थी, जैसे मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, और कोलकाता, पंजाब, ठीक है, तो इन जगह क्या थी, ब्रिटिश था, ब्रिटिशर्स से। तो इन ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरी से जो लोग चुन के आए थे वो 296 थे। ठीक है, 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने से? 93 प्रिंसली स्टेट से थे। ठीक है, जब भी विभाजन हुआ यानी पार्टीशन हुआ 1946 में था, लेकिन 1947 में विभाजन हो चुका था। तो विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए थे, यानी 389 में से 290, क्योंकि उसमें से मुस्लिम लीग क्या हो चुकी थी, हट चुकी थी। ठीक है, फिर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, जो भी प्रोविंशियल असेंबली थी वहाँ पे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं। जब हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को समझेंगे। ठीक है, तो देसी रियासतों के सदस्यों को क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। क्या किया गया, वहां से नॉमिनेट किया गया। जबकि प्रांतीय विधानसभाओं में क्या हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई। ठीक है, जो पहली मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर को होती है। ठीक है, 9 दिसंबर को होती है, लेकिन मुस्लिम लीग क्या करती है, बॉयकॉट कर देती है। ठीक है, इसी के बाद, ठीक है, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करते हैं, पारित करते हैं। ठीक है, जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं उस समय जो सबसे ओल्डेस्ट होता है वही बनता है। ठीक है, ओल्डेस्ट होता है वही बनता है। जैसे प्रोटेम स्पीकर बनता है पहले, तो प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट या ओल्ड ही लिया जाता है, यंगेस्ट कह रहा हूँ मैं, ये ओल्डेस्ट लिया जाता है। फिर प्रोटेम स्पीकर ही क्या करता है, स्पीकर के इलेक्शन करवाता है। तो पहले टेम्पररी सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया, तो उसके बाद जो स्थायी है तो वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये 11 दिसंबर 1946 को क्या हुए, इलेक्ट हुए। ठीक है, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णचारी क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी उपराष्ट्रपति थे, यानी उपाध्यक्ष थे। क्या थे, उपाध्यक्ष थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होते हैं। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर लिया जाता है, सर्वसम्मति से पारित कर लिया जाता है। किसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को पारित कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बनती है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो पहले ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया जाता है, चेयर किया जाता है। इसमें अदर मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स और थे। ठीक है, के एम मुंशी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर। ठीक है, संघ सम्मति यूनियन की जो यूनियन पावर कमेटी थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर कभी भी आता है प्रांत, तो प्रांत का प्रिंसली स्टेट को, देसी रियासतों को इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के कमेटी के चेयर किया इन्होंने, बल्कि यूनियन को किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, अगर देखा जाए तो फिर एडवाइजरी कमेटी एंड फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी से रिलेटेड कमेटी का भी काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। स्टीयरिंग कमेटी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चेयर, ठीक है, ये चेयर कर रहे थे उसे। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन होता है 29 अगस्त 1947 को होता है। ठीक है, 7 मेंबर होते हैं। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन होते हैं, ऐसी के एम मुंशी थे। ठीक है, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, जो कि बाद में बी एल मित्तर के थ्रू क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। टी टी कृष्णमाचारी होते हैं, ये भी रिप्लेस कर दिए जाते हैं डी पी खैदान के द्वारा। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। देखो संविधान को बनने में, अब संविधान जब 1946 में यानी कि 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था, फिर 19 यानी 26 नवंबर 1949 तक ये क्या चला, संविधान बनता रहा। ठीक है, इनेक्ट हो चुका था, बट फाइनली एनफोर्स जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसी दिन मैक्सिमम जो हमारे प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू हुए। यहाँ पे 1949 को सिटीजनशिप रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो क्या हुए, लागू हुए। ठीक है, जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तब इन्हें और अच्छे से देखेंगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है एक संविधान को बनने में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 11 सेशंस, कुल जितने भी अधिवेशन हुए टोटल 11 सेशंस हुए, 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, अगर ड्राफ्ट
कंसिडर्ड हुआ 114 दिन, ठीक है। टोटल कॉस्ट लगभग 64 लाख। वुमेन मेंबर अगर महिलाएं देखी तो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, इंपॉर्टेंट है। उनमें से सरोजिनी नायडू, ठीक है, सुचिता कृपलानी, ठीक है, बेगम एजाज रसूल, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है, हंसा मेहता। अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया, अंगीकरण किया। 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए थे, मुख्य रूप से नागरिकता, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 ये 4 लागू हो गए थे। चुनाव और अस्थायी संसद संबंधित कुछ और प्रोविजन थे वो भी लागू हो गए थे। फिर फाइनली एनफोर्स कब किया गया, लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। 1930 में इस दिन को पूर्ण स्वराज, क्योंकि देखो 1929 का लाहौर सेशन होता है, लाहौर सेशन होता है, तो इसी लाहौर सेशन में हम पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, ठीक है। इस फिर 1930 आता है, दिसंबर में सेशन चल रहा था तो 1930 आता है। लाहौर सेशन था तो रावी नदी के किनारे क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा भी फहराया। तो उसी टाइम पे 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज। तो इसी 26 जनवरी को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस दिन हमने क्या किया था, लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था। तो इसी ध्यान को रखते हुए हमने कहा था कि भाई इस दिन को हम क्या करेंगे, कॉमेमोरेट करेंगे, ठीक है, मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए 26 जनवरी वो दिन चुना जिस दिन हमने क्या किया, अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया। प्रियम्बल अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दूसरी लेक्चर, उत्तराखंड का हमने हिस्ट्री सीरीज कंप्लीट कर ली है, अगर कोई और वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। बाकी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम ऐसे कंप्लीट कर देंगे, प्रियम्बल और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो ये बेसिक है, इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जो आपको बताया कि भाई कितना टाइम लगा, पहला कितने लागू हुए, कौन कौन से, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रोविजन ऐसे हैं जो लागू है। देखो सिटीजन से पहला है हमारा 1, 2, 3, 4, ये 4 आर्टिकल जो होते हैं वो हमारा सबसे पहले यूनियन एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो संघ और उनके जो भी राज्य हैं, संघ एवं राज्य, ठीक है, उससे संबंधित आर्टिकल हैं। फिर जो दूसरा पार्ट आता है संविधान का, जो दूसरा भाग होता है वो होता है नागरिकता, यानी चैप्टर 2 नागरिकता। इसी नागरिकता में आर्टिकल्स है, 5 से शुरू होता है, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये 4 आर्टिकल उसी टाइम के हो गए थे, ये अनुच्छेद के हो गए थे, लागू हो गए थे। जबकि 10, 11, ठीक है, ये बाद में होते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट। ऐसी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो बाद में इम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसे टोटल 16 थे, ठीक है। कमेटी याद रखना, किसकी कौन सी कमेटी है, कौन सी कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी याद कर लेना। कौन टेम्परेरी था, कौन, अब देखो ये टेम्परेरी बनाने का जो ये प्रैक्टिस है, ये फ्रेंच प्रैक्टिस बोलते थे, ठीक है। फ्रांस में ऐसे ही किया जाता है, पहले ओल्डेस्ट मेंबर को टेम्परेरी बनाया जाता है, फिर तब जाके क्या बनता है, परमानेंट बनता है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कौन सी वीडियो लेकर आए इसके बाद आप बताना। थैंक यू।